नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ऐसे लोगों की नई सूची तैयार करा रही है जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। अब हर पात्र परिवार को दोबारा जोड़कर कार्ड बनवाए जाएंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी योग्य परिवार इस सुविधा से वंचित न रह। सहकारिता विभाग सम्मान निधि पाने वाले किसानों को एमपैक्स संस्था का सदस्य बनाएगा। इससे किसानों को सहकारी मॉडल की सुविधाएं सीधे मिलेंगी। विभाग ने जिलों को लक्ष्य दिया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जाए ताकि भविष्य में खरीद बिक्री में उन्हें सीधा फायदा मिल सके। लखनऊ के 9 सरकारी अस्पतालों में ई-हॉस्पिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन, रिपोर्ट, दवाएं और मरीजों का रिकॉर्ड सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा। इससे कतारें कम होंगी और इलाज की प्रक्रिया पहले से सुचारू और तेज होगी। मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए यह व्यवस्था सहूलियत भरी होगी। KGMAU HRF में दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। पहले कई दवाओं की कमी की शिकायतें मिल रही थीं। अब नई सप्लाई आने के बाद मरीजों के लिए एडवांस दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे इलाज की गुणवत्ता बेहतर होगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज का समय बदलकर सुबह से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इससे भीड़ को नियंत्रित करने और डॉक्टरों के समय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। खासकर दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए यह व्यवस्था राहत पहुंचाने वाली बताई जा रही है। यूपी बोर्ड की 10वीं इंग्लिश परीक्षा का पैटर्न इस बार बदल गया है। छात्रों को 20 ऑब्जेक्टिव और 10 लिखित सवालों का जवाब देना होगा। पूरा पेपर 70 अंकों का रहेगा। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों का बोझ कम होगा और परीक्षा संतुलित रूप से ली जा सकेगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्र, योग्यता और चयन प्रक्रिया की सभी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। युवा अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। कानपुर देहात में पुलिस भर्ती के दौरान एक उम्मीदवार ने चरित्र सत्यापन में रिश्तेदार की फोटो लगा दी थी। ट्रेनिंग शुरू होने पर जब दस्तावेजों की जांच हुई तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। अब पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि आगे ऐसी गलतियां दोबारा न हो। प्रयागराज जंक्शन ने कमाई के मामले में इस बार कानपुर को पीछे छोड़ दिया है। स्टेशन ने लगभग 551 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। यात्रियों की संख्या बढ़ी है और सुविधाओं में सुधार भी हुआ है, जिससे टिकट बिक्री और अन्य स्रोतों से कमाई बढ़ी है। रेलवे इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। यूपी में साक्षरता की रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ जिलों ने काफी सुधार दिखाया है जबकि कई अभी भी पीछे हैं। सरकार ने 2027 तक पूरा लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे ताकि हर बच्चा पढ़ाई से जुड़ सके। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस नए मॉडल से छात्रों को उद्योग और प्रैक्टिकल अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों से सीधे सीखने का मौका मिलेगा, जिससे पढ़ाई और रोजगार के अवसर मजबूत होंगे। प्रयागराज में डिजिटल कुंभ म्यूजियम के निर्माण को सरकार से मंजूरी मिल गई है। यहाँ कुंभ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलकियों को आधुनिक तकनीक से प्रदर्शित किया जाएगा। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ा आकर्षण बनेगा और शहर की पहचान को भी अधिक मजबूती मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 छात्रों के निलंबन के बाद विवाद बढ़ गया है। दिशा छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। छात्र मांग कर रहे हैं कि निलंबन वापस लिया जाए और जांच निष्पक्ष। आगरा में नॉर्दर्न बाईपास अगले महीने के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इससे भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा और जाम की समस्या काफी कम होगी। हाईवे से यात्रा करने वाले लोगों का समय भी बचेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर के ट्रैफिक पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रयागराज पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने विंध्यधाम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। धमकी मिलते ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह अकेला था या किसी और के साथ मिलकर धमकी दे रहा। और नितिन गडकरी बरसाना पहुंचे और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में हिस्सा लिया। स्थानीय लोग काफी उत्साहित रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने कुछ विकास संबंधी मुद्दों पर भी बातचीत की, जिससे कई योजनाओं पर आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई।
राम मंदिर में ध्वज फहराए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह भारत की आस्था और आत्मगौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाएं इस मंदिर से जुड़ी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माहौल भव्य रहा। अलीगढ़ जामा मस्जिद क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। फुटपाथ, सीढ़ियां और रास्तों पर बने अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया। पूरी कार्रवाई की सीसीटीवी से निगरानी की गई ताकि कोई गड़बड़ी न हो। प्रशासन ने इसे क्षेत्र की सफाई के लिए जरूरी बताया। राम मंदिर परिसर में उप मंदिरों के ध्वजों का विशेष पूजन किया गया। 100 से ज्यादा औषधीय पौधों से बने मिश्रण से इन्हें स्नान कराया गया। पूरा आयोजन वैदिक विधि से किया गया और भक्तों की अच्छी खासी मौजूदगी रही। यह मंदिर की पारंपरिक प्रक्रियाओं का अहम हिस्सा माना जाता है। से विधायक बने राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि 300 पार होते ही स्कूल बंद कर दिए जाएं और ऑनलाइन क्लास शुरू हो। उनका कहना है कि प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है, इसीलिए इसके लिए ठोस नीति की जरूरत है। मेरठ के चर्चित मामले में नीले ड्रम वाली मुस्कान ने जेल में बेटी को जन्म दिया है। प्रसव के दौरान पूरी मेडिकल टीम मौजूद थी। जन्म के बाद मां और बच्ची दोनों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए सारी प्रक्रिया अत्यंत सावधानी से की। विंध्यधाम को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को प्रयागराज पुलिस ने पकड़ लिया। कॉल और लोकेशन की जांच के बाद आरोपी ट्रेस हुआ। अब यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि धमकी उसकी निजी हरकत थी या किसी और के कहने पर दी गई थी। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही में आंगनवाड़ी भर्ती शुरू हो गई है। 16,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बच्चों की देखभाल और शिक्षा बेहतर होगी। नौकरी पाने वालों को भत्ते और सैलरी मिलेगी। इस भर्ती से समुदाय में बच्चों के विकास और सालात और सामकी में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अब सरकार ने भवन निर्माण नियम में बदलाव किया है। अब 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क वाले इलाके में भी बिल्डिंग बन सकती है। छोटे कस्बों और शहरों में घर बनाना आसान होगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रियल एस्टेट बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा। योगी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव किया है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल रिकॉर्ड से मरीज घर बैठे इलाज पा सकेंगे। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है। आईसीयू इलाज से पहले भुगतान और फर्जी बिल रोकने की प्रक्रिया लागू हुई है। मरीजों का इलाज तेज और सुरक्षित हो। अब में छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप सुविधा शुरू हुई है। बीए बैच के स्टूडेंट 9,000 रुपये मानदेय पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें नौकरी का अनुभव मिलेगा। युवा अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। यह योजना रोजगार और शिक्षा दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दे रही है। मिशन शक्ति के तहत बेटी के साथ छेड़खानी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान चल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतियां मजबूत की जा रही। गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 594 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। ट्रायल चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार लाएगा। लंबी दूरी तय करने में समय और खर्च की बचत होगी। योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट और दादरी लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए हैं। यूपी ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बन रहा है। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह प्रदेश की आर्थिक मजबूती और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कदम है। अप रोडवेज बसों में ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिली है। यात्रियों को मोबाइल से बस की जानकारी मिलेगी। सीट रिजर्वेशन आसान हो जाएगा। यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। लोग अपनी यात्रा प्लान आसानी से कर पाएंगे। अब का मौसम बदल रहा है। उत्तर पूर्वी हवाओं का असर है। 26 से 28 नवंबर के बीच बारिश और ठंड बढ़ेगी। लोग गर्म कपड़े पहने और सड़क पर सावधानी बरतें। किसानों को मौसम की जानकारी अपने काम में ध्यान रखनी होगी। यह बदलाव खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं। हर शहर में अलग रेट हैं। लोग ईंधन खर्च बचा सकते हैं। पेट्रोल पंप पर नई दरें लागू हैं। यह वाहन मालिकों के लिए राहत है। रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च नियंत्रित रहेगा। अब में नया सर्किल रेट लागू हो गया है। जमीन की कीमतों में बदलाव हुआ है। लोग जमीन खरीद बिक्री में ध्यान रखें। सरकार ने इसे पारदर्शी और आसान बनाया है। यह कदम रियल एस्टेट और निवेश दोनों के लिए मददगार साबित होगा। सरकार किसानों को राहत देने के लिए धान खरीद प्रक्रिया आसान कर रही है। अब खरीद केंद्रों पर भीड़ और दस्तावेजों की दिक्कत कम होगी। डिजिटल सिस्टम से भुगतान भी जल्दी मिलेगा। किसान पूरी खरीद अवधि में बिना तनाव अपने धान की बिक्री कर पाएंगे। प्रशासन इसे बड़ी सहूलियत बता रहा है।
राज्य सरकार ने 1 महीने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि जिन गरीब परिवारों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना उन्हें जल्द लाभ मिल सके। अस्पतालों और शिविरों में अतिरिक्त टीमें लगेंगी। कोशिश यह है कि कोई भी पात्र परिवार इलाज के समय कार्ड न होने की वजह से परेशान न हो। जिले में 49 करोड़ की विकास योजनाओं के मसौदे के तहत 100 पार्कों में ओपन जिम लगाने और 17 स्कूलों की मरम्मत का प्लान तैयार है। इसके अलावा सड़क, साफ सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं को अपडेट किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इन कामों से शहर की खूबसूरती और लोगों की सुविधा दोनों बढ़े मिल सके। लखनऊ में 15 एकड़ में एक अनोखा मैंगो पार्क बनने जा रहा है, जिसमें 108 प्रजातियों के 2000 से अधिक आम के पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ एक डिजिटल म्यूजियम भी होगा जो आम की किस्मों और इतिहास की जानकारी देगा। पार्क शहर का नया आकर्षण आक पार्क शहर बन सकता है और पर्यटकों के लिए भी खास स्थान बनेगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल करके आपात स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमता परखी। सीएसएफ ने यात्रियों को सुरक्षित निकालने, अलर्ट सिस्टम की जांच और टीमों के समन्वय को ध्यान से चेक किया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी ड्रिल्स सुरक्षा को मजबूत रखने और स्टाफ को तैयार रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। लोगों में नाराजगी है कि वाईपी इलाकों में तो सफाई और धूल नियंत्रण लगातार होता है, लेकिन बाकी शहर में धुआं और धूल से हालात खराब बने हुए हैं। हवा की गुणवत्ता इतनी बिगड़ गई है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लोगों की मांग है कि पूरे शहर को बराबर ध्यान देकर ही स्थिति सुधारी जा सकती है। लुलु मॉल से मिले एक पत्र में स्कूल और दफ्तरों को उड़ाने की धमकी लिखी गई, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। जांच टीमें पत्र की सत्यता की पड़ताल कर रही हैं और संभावित संदिग्धों का पता लगाने में लगी हैं। प्रशासन ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाकर स्थिति पर कड़ी नजर रखी है। केजीएमएयू की खुदाई से निकली विशेष मिट्टी को उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसकी मूल जगह पहुंचाया गया। पूरे मार्ग पर ट्रैफिक रोकर मिट्टी को सुरक्षित और सम्मान पूर्वक ले जाया गया। प्रशासन का मानना है कि ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण इस प्रकार की सावधानी से ही संभव है। लखनऊ में घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर जारी है। एक फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और 18 से अधिक उड़ानें देर से चल रही। विजिबिलिटी कम होने से यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। अयोध्या में होने वाले बड़े कार्यक्रम को देखते हुए नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की जांच, चौकियों पर निगरानी और लोगों की एंट्री पर अतिरिक्त सख्ती लागू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि रोकने और पूरा कार्यक्रम सुरक्षित कराने के लिए यह कदम आवश्यक है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड काफी बढ़ सकती है और रात का तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बनने की संभावना है। लोगों को सुबह, सवेरे और देर रात बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुआवजे में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और गलत दावे सामने आए हैं। 12 नाम संदिग्धों में जुड़े हैं और प्रशासन इसे बेहद गंभीर मान रहा है। राजस्व विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे आगे की कार्रवाई तेज हो सके। अयोध्या में कार्यक्रम से पहले पहुंचे भक्त उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की खुलकर तारीफ की। लोगों का कहना था कि अयोध्या में तेजी से हुए विकास कार्यों ने शहर का रूप बदल दिया है। समारोह को लेकर शहर में उत्साह का वातावरण बना हुआ है और भीड़ लगातार बढ़ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे में यात्रा और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि कई जगह रिफ्लेक्टर गायब हैं और सफेद पट्टी इतनी धुंधली हो चुकी है कि गाड़ियां सही लेन पहचानने में मुश्किल महसूस कर रही हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे प्रबंधन जल्दी मरम्मत कराए ताकि हादसों का खतरा कम हो सके। योगी सरकार के निर्देश पर 47 साल पुराने संभल दंगे की फाइल फिर से खोली जा रही है। प्रशासन ने पुराने दस्तावेज, प्रभावित लोगों की जानकारी और परिस्थितियों को जोड़कर एक नई रिपोर्ट तैयार की है। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में आगे जांच या निर्णय लेने के लिए नई दिशा तय कर सकती है। वो वास में आगे मितबाजार की 5 नई हाल है। पुलिस को धमकी मिली है कि विधानसभा और चारबाग स्टेशन को बम से उड़ाया जाएगा। ये धमकी इतने कम समय की चेतावनी के साथ मिली कि प्रशासन तुरंत हरकत में आया। दोनों स्थानों पर सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है और जांच टीमें मेल, कॉल और अन्य सूत्रों के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी
है। बरेली में खाद्य नमूनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। चाय पत्ती और लड्डू के कई नमूनों में जानलेवा रंग मिले। आस पीएम की ओकर की आस पीएम की अर्थात बड़ा खा, जिनमें से 28 नमूने फेल हो गए और 2 को अत्यंत असुरक्षित घोषित किया गया। अधिकारी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और लोगों को भरोसेमंद दुकानों से सामान खरीदने की सलाह दी गई है।